Hello friends, welcome to my videos on political science for class 10th of NCERT books. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 जिसका कि टाइटल है पावर शेयरिंग, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। ये जितने भी आंसर्स हैं उन सभी को मैंने पॉइंट वाइज लिखा है और जहां ज़रूरत है वहां पर कीवर्ड्स को भी मैंने बोल्ड किया हुआ है। इसके अलावा जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां वहां पर मैंने इन आंसर्स को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपके साथ में इन आंसर्स को डिस्कस करूं, मैं कुछ देर के लिए आपके साथ में पावर शेयरिंग का मीनिंग डिस्कस करता हूं कि हम पावर शेयरिंग से आखिर हमारा क्या मतलब है। तो देखिए, बाय पावर शेयरिंग वी मीन शेयरिंग ऑफ द पॉलिटिकल पावर। ये जो पावर शेयरिंग हम करते हैं, ये किस पावर की करते हैं? ये हम करते हैं पॉलिटिकल पावर की शेयरिंग। अब देखिए, जो पॉलिटिकल पावर की शेयरिंग है वो किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बहुत ज़रूरी है और डेमोक्रेसी का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी है उस कंट्री में पावर शेयरिंग का होना बहुत आवश्यक है। इसके बिना ना तो डेमोक्रेसी सरवाइव कर सकती है और ना ही वो सक्सेसफुल हो सकती है। अब ये जो पावर शेयरिंग है ये बहुत सारी फॉर्म्स में हो सकती है। यहाँ मैं आपके साथ में पावर शेयरिंग की 3 फॉर्म्स को डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर आता हूँ। तो देखिए, पावर शेयरिंग की जो पहली फॉर्म है वो है सिटीजन्स के साथ में पावर को शेयर करना। अब हम सिटीजन्स के साथ पावर कैसे शेयर करते हैं? ये हम करते हैं सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स दे करके। सिटीजन्स के पास में डेमोक्रेसी में ये राइट होता है कि वो अपनी गवर्नमेंट को या अपने रूलर को चूज करें, और ऐसा वो जनरल इलेक्शंस में अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करके करते हैं। डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इस्तेमाल किया जाता है। हर एक एडल्ट सिटीजन को वोट देने का राइट होता है। तो ये पावर शेयरिंग का एक पहला फॉर्म है। पावर शेयरिंग का दूसरा फॉर्म है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट करके। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव होता है और जुडिशरी होती है। लेजिस्लेटिव का काम कानून बनाना होता है, दे फॉर्म द लॉस। एग्जीक्यूटिव उन कानूनों को एग्जीक्यूट करती है और जुडिशरी का काम होता है उन कानूनों को इंटरप्रिटेशन करना। ये तीनों ही लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में। पावर शेयरिंग का जो तीसरा फॉर्म है वो है कि हम गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पर पावर को शेयर करते हैं। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो हम दोनों को ही अपनी रिस्पेक्टिव पावर्स देते हैं। ये पावर शेयरिंग के 3 फॉर्म्स हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा जो डिटेल्स हैं वो मैं जब इस चैप्टर की समरी डिटेल में डिस्कस करूंगा तब आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अब यहाँ इस चैप्टर में हम 2 कंट्रीज बेल्जियम और श्रीलंका का केस स्टडीज ले रहे हैं और यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि दोनों ही कंट्रीज में किस तरीके से पावर शेयरिंग को मैनेज किया गया है, किस तरीके से पावर शेयरिंग को हैंडल किया गया है। 2 अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। बेल्जियम में जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं, उन सबको साथ में लेकर के सबको पावर दी गई है, जबकि इसके उल्टे श्रीलंका में मेजॉरिटी ग्रुप को ही पावर दी गई है। तो इस बैकग्राउंड के साथ में अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 इज डिस्कस द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। यानी कि बेल्जियम और श्रीलंका में जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, एथनिक का मतलब होता है दैट द पीपल हैविंग सेम रिलीजन और रेशियल और कल्चरल ओरिजिन्स। जब किसी जगह पे वहाँ के लोगों के सेम ही रिलीजियस या रेशियल
या कल्चरल ओरिजिन्स होते हैं तो उस ग्रुप को हम एथनिक ग्रुप कहते हैं। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बेल्जियम का केस लेते हैं। दो बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री बट इट्स एथनिक कॉम्पोजिशन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। बेल्जियम का बहुत कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉम्पोजिशन है, बहुत एथनिक बैकग्राउंड्स के लोग वहाँ रहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अराउंड 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। 59% जो कि मेजॉरिटी है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन बेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। बाकी के 40% बेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। एंड रिमेनिंग 1% ऑफ द पीपल स्पीक जर्मन। इट्स कैपिटल ब्रसेल्स हैज़ 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। तो जो उनकी कैपिटल है वहाँ पे भी काफ़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है एथनिक बैकग्राउंड की रेफरेंस में अगर हम बात करें तो ये बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन है। अब श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन को देखते हैं। इन श्रीलंका देयर आर टू मेजर सोशल ग्रुप्स, सिन्हलास एंड तमिल्स। दो ग्रुप्स हैं श्रीलंका में, सिन्हलास हैं और तमिल्स हैं। Sinhala speakers are 74% and Tamil speakers comprise 18% of the population. Among the Tamils, there are two subgroups, Tamil natives and Tamil Indians. Tamil भी दो subgroups में divided हैं, Tamil natives और Tamil Indians में। Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils and account for 13% of the Tamil population. जो वहाँ के ओरिजिनली रहने वाले तमिल्स हैं उनको श्रीलंकन तमिल्स कहते हैं और 13% पॉपुलेशन का ये फॉर्म करते हैं। द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। और बाकी के जो तमिल्स हैं वो हैं जिनके कि फोर फादर्स कॉलोनियल पीरियड में यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जब श्रीलंका चले गए थे प्लांटेशन का काम करने के लिए, वहाँ पे टी के काफ़ी सारे वहाँ पे प्लांटेशंस हैं, बागान हैं, तो वहाँ पे काम करने के लिए इंडिया से भी काफ़ी लोग गए थे। तो वो लोग इंडियन तमिल्स कहलाते हैं, वो ओरिजिनल तमिल्स नहीं हैं। ये दोनों कंट्रीज़ का एथनिक कॉम्पोजिशन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज मेजॉरिटिज्म? व्हाट मेजर्स आर अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस? मेजॉरिटिज्म क्या होता है और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या काम किया है इंडिपेंडेंस के बाद में? सो द पॉलिसी ऑफ द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू फेवर द सिन्हला पॉपुलेशन इज कॉल्ड मेजॉरिटिज्म। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जिसके द्वारा वो सिन्हला पॉपुलेशन जो कि वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसको फेवर करते हैं, उस पॉलिसी को मेजॉरिटिज्म कहते हैं। अब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया इसके लिए? इन 1956 द गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट टू रिकॉग्नाइज सिन्हला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज एंड दस डिसरिगार्डिंग तमिल। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने 1956 में एक एक्ट बना करके सिन्हला लैंग्वेज को, जो कि सिन्हलीस की जो लैंग्वेज है, उसको उन्होंने श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। तमिल को कोई भी उसमें जगह नहीं दी गई। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिन्हला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड द अदर गवर्नमेंट जॉब्स। इसके साथ ही साथ जो भी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स होते हैं कॉलेजेस में या गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें भी सिन्हलास को ही प्रेफरेंस दी जाती है, तमिल्स को उसमें भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। तो ये वहाँ की मेजॉरिटीज पॉलिसी का एक पार्ट है। नॉट ओनली दिस बट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अब जो बुद्धिज्म है वो सिन्हलास का रिलीजन है। जो सिन्हलास हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि हम तो बुद्धिज्म को, जो रिलीजन बुद्धिज्म है, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और इसी को हम प्रमोट भी करेंगे। तो ये तो श्रीलंका में हुआ। अब हम देखते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है वो है डिस्कस द तमिल प्रॉब्लम इन श्रीलंका हाईलाइटिंग द डिस्क्रिमिनेशन डन बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया बिटवीन द सिन्हलास एंड द तमिल्स। तो इसके कारण से वहाँ पे एक तमिल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी श्रीलंका में। अब तो काफ़ी हद तक वो काबू में है, लेकिन
अभी भी उसके कुछ ट्रेसेस वहाँ देखने को मिलते हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम थी, तमिल प्रॉब्लम क्या थी, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। द तमिल्स फेल्ट द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज led by Buddhist Sinhala leaders were not sensitive to their language and culture। तो सिहनलास को ये लगता है, वहाँ पे लगा उस समय में, सॉरी तमिल्स को ये लगा वहाँ पे कि जो सिन्हलास लीडर्स हैं जो कि बुद्धिस्ट हैं, और वही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो श्रीलंका की हैं उसमें डोमिनेशन भी सिन्हलास का ही है। तो वो जो सिन्हलास हैं वो तमिल्स के लैंग्वेज और उनकी कल्चरल के लिए बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, उसका कोई ध्यान नहीं रखते हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके लिए तमिल्स ने क्या किया, दे लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उन्होंने रिटेलिएशन किया और क्या किया कि उन्होंने अपनी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और साथ ही साथ उन्होंने कुछ स्ट्रगल्स भी किए जिससे कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिल पाए। दे ऑल्सो डिमांडेड रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांगा कि जिन रीजन्स में श्रीलंका में तमिल पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है, दो ऐसे पोर्शंस हैं वहाँ पे, एक तो नॉर्दर्न श्रीलंका और एक ईस्टर्न श्रीलंका। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे को ऑटोनॉमी दी जाए, यानी कि अपने ऊपर खुद हमको शासन करने के लिए अथॉरिटी दी जाए, ऐसा उन्होंने डिमांड करी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी डिमांड करी कि हमको एजुकेशन में और जॉब्स में सिहनला के साथ में ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, सबको बराबरी की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन में। बाई 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam, that is state, in northern and eastern parts of Sri Lanka। 1988 तक आते आते 1980s तक आते आते बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक सेपरेट तमिल स्टेट की डिमांड करी, जो कि वो चाहते थे कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में बना दिए जाएं। वो कहने लगे कि हमको तो एक अलग स्टेट दे दीजिए, ऐसी उनकी डिमांड आई। The distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war। और दोनों ही कम्युनिटीज़ यानी कि सिहनला और तमिल्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था वो काफ़ी फैल गया और जल्दी ही ये एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। श्रीलंका में एक बहुत लंबी सिविल वॉर लोगों ने बेयर करी। इट रिजल्टेड इनटू द किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़। दोनों ही कम्युनिटीज़ के हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे इस वॉयलेंट सिविल वॉर में मारे गए। ये श्रीलंका की कहानी थी। अब देखते हैं कि बेल्जियम में क्या हुआ। बेल्जियम में इसका जस्ट उल्टा हुआ। क्या हुआ ये देखते हैं। What amendments were made by the Belgium government in the constitution to accommodate the diversity। तो अभी आप देखिए कि बेल्जियम की गवर्नमेंट तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रही है डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए, और इसके उल्टे आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने भी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सिहनला लैंग्वेज को डोमिनेट कराया और जो माइनॉरिटी थे यानी कि जो तमिल्स थे उनको उन्होंने सबऑर्डिनेट बना दिया वहाँ पे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नाउ द आंसर इज द बेल्जियम गवर्नमेंट मेड फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एकोमोडेट डाइवर्सिटी। नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स that there shall be equal number of Dutch and French speaking ministers in the central government। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेल्जियम की, उसकी कैबिनेट में डच और फ्रेंच मिनिस्टर्स इक्वल नंबर में होंगे, जिससे कि दोनों को बराबर की पावर मिले, बराबर की अथॉरिटी मिले। सेकेंड, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब इस नए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर कर दिया। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और साथ ही साथ ये भी प्रोविजन किया कि जो स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं, दोनों स्टेट्स की जो गवर्नमेंट्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट ना रहें, उनको भी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ऑटोनॉमी दे करके उनको अपना काम इंडिपेंडेंटली करने की छूट दी गई। There is a separate government in Brussels in which both the communities have equal representation।
अब जो कैपिटल ब्रसल्स है वहाँ पर एक तीसरे तरह की गवर्नमेंट लाई गई। उसमें क्या किया गया, वहाँ पर दोनों ही कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देकर के एक नई तरह की गवर्नमेंट बनाई गई। In addition to the central and the state governments, there is a third kind of government also. It is called community government. इसके साथ साथ एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट भी बनाई गई सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट्स के अलावा, जिसको कि कम्युनिटी गवर्नमेंट का नाम दिया गया। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट की क्या खासियत है? दिस गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ये इसमें तीनों ही कम्युनिटीज़ को, जो कि तीनों कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती हैं, उन तीनों को ही वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और इसकी जो टास्क है, इस गवर्नमेंट का क्या काम है कि अपनी अपनी कम्युनिटी के लोगों की उनके प्रमोशन के लिए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये काम करेगी। तो इस तरीके से बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन ने डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया, जबकि श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन ने डाइवर्सिटी को प्रमोट ना करके बल्कि डाइवर्सिटी को डिस्करेज किया। Fifth question is, why power sharing is considered as the basic soul and need of a democratic country? कि पावर शेयरिंग को हम किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बेसिक सोल और बेसिक नीड क्यों मानते हैं? क्यों ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए कि वहाँ पे पावर शेयरिंग की जाए? Now, what are the reasons? First of all, it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. अब जो पावर शेयरिंग है वो जितने भी किसी कंट्री में रहने वाले सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में होने वाले कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर देती है। जैसे कि बेल्जियम में हुआ। बेल्जियम में आपने देखा कि इतनी सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे पावर को शेयर किया गया सब कम्युनिटीज़ के बीच में, इसलिए वहाँ पे सोशल कन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए। जबकि इसके उल्टे श्रीलंका में डाइवर्सिटी को ऑनर नहीं किया गया और इसीलिए वहाँ पे वो सिविल वॉर की वर्ष तक पहुंच गए। सिविल वॉर वहाँ पे हुई और थाउजेंड्स ऑफ पीपल को वहाँ पे अपनी जान गंवानी पड़ गई। सेकेंड, इट एंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर एज imposing the will of majority community over others may undermine unity of the nation in the long run. अब जो पावर शेयरिंग है उससे हम एक स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर को भी इंश्योर कर सकते हैं। पॉलिटिकल ऑर्डर का मतलब है दैट देयर शुड बी अ रूल ऑफ लॉ इन गवर्निंग द कंट्री, कि देश को चलाने के लिए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और उस रूल ऑफ लॉ को उस देश में रहने वाले सभी सिटीजन्स इक्वली माने, सभी के ऊपर वो इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए। गवर्नमेंट की और सिटीजन्स की अपने अपने अथॉरिटीज़ और अपने अपने ऑब्लिगेशंस होने चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है और ऐसा स्टेबली हो रहा है तो वो कंट्री अनडाउटेडली प्रॉस्पर करेगी। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हम इम्पोज करेंगे मेजॉरिटी कम्युनिटी की विल को, तो क्या होगा? तो इससे हम अपनी कंट्री की यूनिटी को अंडरमाइन करेंगे लॉन्ग टर्म में, जैसा कि अगेन श्रीलंका में हुआ। वहाँ पे सिहनलास की विल को प्रमोट किया गया, जिसके कारण से कंट्री ने एक बहुत लंबी त्रासदी को झेला। थर्ड, ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक रूल में पावर शेयरिंग करने से हम उन लोगों के साथ में पावर शेयर करते हैं जिनके ऊपर हम पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे सिटीजन्स होते हैं। तो डेमोक्रेसी में हम सिटीजन्स के ही ऊपर पावर को एक्सरसाइज करते हैं और सिटीजन्स के ही साथ में हम पावर को शेयर भी करते हैं। तो अगर हम जिन लोगों के ऊपर हमको पावर एक्सरसाइज करनी है उन्हीं लोगों को हम पावर दे भी देंगे तो हमको पावर एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इंडिया का अगर केस लेते हैं तो इंडिया में डेमोक्रेसी है। इंडिया में हम लोगों के ऊपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल करती है और वो हमको बहुत सारी पावर्स भी देती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो कि हमको बहुत सारी पावर्स जो कि हमको बहुत सारे राइट्स देते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे पास जो भी पावर्स हमारे को कॉन्स्टिट्यूशनल और सिविल पावर्स दी गई हैं, तो उससे हम अपनी जो गवर्नमेंट की पावर एक्सरसाइज हमारे ऊपर करती है उसको हम बहुत आसानी से, बहुत आराम से हम उसको
अपने ऊपर एक्सरसाइज करने देते हैं। तो ये एक पावर शेयरिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है। सिक्स क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग एंड प्रूडेंशियल रीजंस। यानी कि पावर शेयरिंग के दो कारण होते हैं, दो कारणों से पावर शेयरिंग की जाती है, मॉरल रीजन से और प्रूडेंशियल रीजन से। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमें यहाँ पे क्लियर करना है। Now, prudential reasons of power sharing stress that it will bring out better outcomes, whereas moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable. जो प्रूडेंशियल रीजंस हैं वो कहते हैं कि अगर हम पावर शेयर करेंगे तो हमको इसके बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि अगर एक पर्टिकुलरली अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो अगर वहाँ पावर शेयर की जाती है तो वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगा, वहाँ पे बेटर इकोनॉमी होगी। ये सब वहाँ पे बेटर आउटकम्स होंगे अगर पावर शेयर की जाती है। लेकिन जो मॉरल रीजंस हैं वो कहते हैं कि पावर शेयर करना तो एक वैल्यू सिस्टम का ही पार्ट है, यानी कि सब लोगों को तो पावर शेयर करनी ही चाहिए। अब देखिए, इसको मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। अगर हम बात करते हैं हार्ड वर्किंग की, आप यहाँ पे पावर शेयरिंग की जगह हार्ड वर्किंग को रख के देखिए। अगर हम बात करते हैं हार्ड वर्किंग की, तो हार्ड वर्किंग का प्रूडेंशियल रीज़न है कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, हमको सक्सेस मिलेगी। लेकिन उसकी जो मॉरल रीजंस हैं वो कहते हैं कि हार्ड वर्किंग तो हर एक इंसान की मॉरल वैल्यूज़ में शामिल होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को हार्ड वर्क करना ही चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है प्रूडेंशियल रीजंस में और मॉरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग में, मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7. Discuss the different form of power sharing. First, power is shared among different organs of government. These are legislature, executive and judiciary. अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पावर को गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड किया जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाने का, इट मेक्स अ लॉज। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन लॉस को एग्जीक्यूट कराने का, और जुडिशरी का काम होता है उन लॉस का इंटरप्रिटेशन करने का। दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज द डिफरेंट पावर्स। ये जितने भी तीनों गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, इनको अपनी अलग अलग पावर्स दी हुई होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इनमें ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है, ना कोई ऊपर होता है, ना कोई नीचे होता है। सबकी अपनी अपनी पावर्स होती हैं जो कि उनकी एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं, उनका इस्तेमाल वही कर सकते हैं। जो पावर जुडिशरी की है वो पावर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पावर लेजिस्लेचर की है उसको एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी भी नॉर्मल कंडीशंस में एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इस सिस्टम को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। Power is also shared among governments at different levels. There is a general government for the entire country and the government at the provincial and regional level. तो जो पिछले वाली पावर थी वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर था। यहाँ पर गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स को पावर आप देते हैं, जैसे कि जनरल गवर्नमेंट है। अगेन इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में जो जनरल गवर्नमेंट है वो हमारी सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट पूरे देश की गवर्नमेंट है, पूरे देश के लिए पॉलिसी फॉर्मेशन करती है, पूरे देश की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसकी होती है। तो इसके बनाए गए कानून पूरे देश के ऊपर लागू होते हैं, इसके बनाए गए इसके द्वारा लिए गए फैसले पूरे देश के ऊपर यूनिफॉर्मली लागू होते हैं। और दूसरी तरफ प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं जिनकी अपनी अलग पावर्स होती हैं। दिस डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्व्स हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। तो वो जो फर्स्ट टाइप ऑफ पावर है वो हॉरिजॉन्टल पावर है और ये वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। यहाँ पर पावर किसकी कितनी होगी इसका डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स होंगी और स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स होंगी। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। साथ ही साथ रिलीजियस ग्रुप्स को भी अपनी अपनी पावर्स दी जाती हैं, जैसे कि
जो रिलीजियस सोसाइटीज़ होती हैं उनको अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोलने के लिए पावर्स दी जाती हैं, जिससे कि वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकें. Community government in Belgium is a good example of this arrangement. So friends, this way I have discussed 7 questions of the first chapter, that is power sharing, with you. I hope that these questions are very much helpful to you in your exams and understanding the concept. इस चैप्टर की जो वीडियो जिसमें कि मैंने इसकी समरी को डिस्कस किया हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे तो मैं बाकी के कंसेप्ट्स को भी क्लियर करूँगा. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. हैव ए गुड टाइम. गॉड ब्लेस यू.